वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं आपकी 7वीं कक्षा का 5वां अध्याय मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो शुरू करते हैं बच्चों। पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इन पंक्तियों से ही पता चल रहा है बेटा कि कोई खिलौने वाला है जो खिलौने बेचने आया है और वो ये गा गा कर बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब ये अधूरा वाक्य होता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, पर वो इतने अनोखे ढंग से कहता, इतने मीठे स्वर में कहता कि सुनने वाले एकदम बेचैन, अस्थिर होता है बेटा बेचैन होना, कि बेचैन हो उठते थे कि ये कौन आ गया कौन आ गया। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। स्नेहाभिषिक्त होता है बेटा स्नेह से भरा हुआ कंठ, गला, प्रेम से भरे हुए गले से जो वो गाना गाता था तो आसपास के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक होता है बेटा पतली बांस का पर्दा बनाया जाता है, वो पर्दे को चिक बोलते हैं, और छज्जा होता है बरामदा। तो छोटे छोटे बच्चों को औरतें गोद में उठाकर वो चिक का रूपी पर्दा हटाकर छज्जे से नीचे झांकने लगती कि ये कौन आ गया। गलियों और उसके अंतःव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो अर्थात एक खिलौने वाला जो गली में आया है और आवाज़ें लगा रहा है, खिलौने वाला खिलौने वाला, सब उसको देखकर जो है उसके पास आ जाते हैं। उद्यान होता है बेटा बगीचा, जो छोटे छोटे बगीचे हैं वहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं वो उसके पास आकर झुंड बना लेते हैं और खिलौने वाला वहीं अपनी पेटी खोलकर खिलौने दिखाना शुरू कर देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित बेटा बहुत खुश होना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। मोल भाव होता है बेटा बेचने वाला हमेशा ज़्यादा पैसे लेना चाहता है और ख़रीदने वाला थोड़े पैसे देना चाहता है, तो उसी को मोल भाव कहते हैं। पूछते इचका दाम क्या है, और इचका वो अपनी तोतली आवाज़ में पूछते थे कि इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और आगे निकल जाता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोरों का मतलब है बेटा कभी ऊंचा कभी नीचा, जो उसका स्वर था और मीठा गान जो गाता था वो गली के बाहर मकानों में एक छोर से दूसरी ओर तक सुनाई देता और खिलौने वाला ये गाता हुआ आगे बढ़ जाता था। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर ले आया तो बोला, मेरा घोला कैसा सुंदर है। तो मुन्नू ने भी बोला कि और देखो मेरा कैसा सुंदर है। जो भी उन्होंने खिलौने लिए थे वो अपने अपने खिलौने को सुंदर बताने लगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती होता है बेटा देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, अर्थात 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। थोड़ी देर तो रोहिणी ने ये सोचा कि इतने सस्ते खिलौने इनको कौन दे गया, पर फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर उसे उस बात की सोच नहीं आई और ना ही ज़रूरत पड़ी। 6 महीने बाद
अब ये तो एक घटना हुई कि खिलौने वाला आया और खिलौने बेच कर गया। 6 महीने बाद क्या हुआ बच्चों, नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने जाने का समाचार फैल रहा था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। कि वो बहुत सस्ती मुरली बेचने वाला कोई व्यक्ति था और मुरली बजाने में वो बहुत उस्ताद था, मतलब सक्षम था, वो बहुत अच्छी मुरली बजाता था। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है यह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यहाँ 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्योंकि वो पहले भी वैसे ही बीकानेरी वेश में आता था। नेरी रंगीन साफा बेटा, बीकानेर में जो लोग रंगीन कलर का साफा बांधते हैं वैसा साफा उसने बांधा हुआ था। बीकानेर एक जगह का नाम है। तो कहता है कि ये वही तो नहीं है ये मुरली वाला जो पहले खिलौने वाला बनकर खिलौने बेचने आया था। ये लोग आपस में बातें करते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हाँ, जैसा तुम उसका आकार प्रकार बता रहे हो वैसा ही है, पर है बड़ा उस्ताद है वो। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब उसने खिलौने वाला नहीं बोला क्योंकि वो मुरली बेचने आया हुआ था। मादक और मृदुल स्वर होता है बेटा मीठा स्वर। तो प्रतिदिन नगर में उसकी बातें होती, चर्चा होती कि भाई कोई मुरली वाला आया हुआ है, और वो गली गली में वो ये आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण होता है बेटा याद आना, क्योंकि मुरली वाला और खिलौने वाला एक ही व्यक्ति था। जैसे ही उसने मुरली वाले का गाना सुना उसे खिलौने वाले की याद आ गई कि ये तो खिलौने वाले की तरह है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए लूँ, कि मैं चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली ले लेती हूँ। इसलिए उन्होंने विजय बाबू अपने पति को कहा कि उसको बुला कर लाओ। क्या पता वह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, कि बच्चे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं और पता नहीं मुरली वाला भी बाद में आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो विजय बाबू ने पूछा, भाई कैसे दोगे मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोंधनी ही ढीली होकर लटक आई है। मतलब बच्चे जो है वो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो मुरली वाले की तरफ दौड़े और किसी की टोपी गिर रही थी, किसी का जूता पार्क में छूट रहा था और किसी का तो पजामा ही ढीला होके नीचे गिर जा रहा था। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। वो तोतली आवाज़ में कि हम भी लेंगे मुरली, इस तरह सारे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष होता है खुशी से, गदगद होना है प्रसन्न होना। तो मुरली वाले ने जब वो उन बच्चों को देखता जो आके बोलते थे कि हम भी लेंगे ये मुरली, तो वो मुरली वाला खुश हो जाता था। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको। मुरली वाला कहता है सबको देंगे पर रुको ज़रा, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे कि सबको मुरली मिलेगी। मैं इतनी जल्दी कहीं लौटने वाला नहीं हूँ। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। तो 57 मुरलियाँ जो है मुरली वाले के पास थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछ रहे थे आपने कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। ये मुरली वाले ने जवाब दिया
कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे में दे रहा हूँ पर आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। वो हंसने लग विजय बाबू हंसने लग गए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हैं। तो यहाँ बच्चों विजय बाबू बोलते मन ही मन मुस्कुराते हैं कि सबको तो ये 2-2 पैसे की मुरली देता होगा, पर मुझे एहसान दिखा रहा है कि मैं बाकियों को 2-3 पैसे की देता हूँ, आपको 2 पैसे की दे दूँगा। तो हमेशा बेटा जो ग्राहक होता है उसे हमेशा जो चीज़ वो ख़रीदता है वो उसे महंगी ही लगती है, चाहे दुकानदार कितनी भी सस्ती करके उसको दे। तो ये विजय बाबू की बातों से यहाँ जाहिर होता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। अप्रतिभ होता है कि वो एकदम उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी लागत क्या है। लागत होता है बेटा किसी चीज़ को बनाने में लगने वाली कीमत। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। दस्तूर होता है बेटा कि ये तो हमेशा से यही माना जाता है पहले से ही, कि ग्राहक हमेशा ये मानते हैं कि दुकानदार जो है चाहे वो हानि उठाकर भी चीज़ बेचे अपनी, पर लोगों को लगता है कि दुकानदार हमें लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, पर मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो मुरली वाला उनको बताता है कि इसका जो लागत है वो 2 पैसे ही है, पर वो 2 पैसे में ही बेच रहा है और उसने 1000 बनवाई थी, इसलिए वो उसको इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो वो कहते हैं कि मुझे 2 मुरलियाँ निकाल दो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उनको निकाल कर दे देता था और वो बच्चों के बीच बहुत देर रहा और बच्चों को मुरली बेचता रहा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। मतलब बच्चे जो है वो बच्चों को कह रहे थे कि तुम इस रंग की ले लो या उस रंग की ले लो राजा बाबू, ये तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम ये ना लो, तुम ये वाली लो। ऐसा मुरली वाले बच्चों के साथ बात कर रहे थे। तो ये है बच्चों आपका मुरली वाला पाठ का भाग 1, और अगले भाग में अगले पाठ की व्याख्या होगी। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।